तो आइए समझने की कोशिश करते हैं एक चार्ट के थ्रू कि जो भी लीज मॉडिफिकेशंस हुई, मतलब कोई कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स और कंडीशंस में बदलाव आया जो कि इंसेप्शन ऑफ द लीज के दौरान नहीं था, बाद में कोई बदलाव आया, उसे हम लीज मॉडिफिकेशन बोलते हैं। और अगर ये लीज मॉडिफिकेशन की वजह से कोई आरओयू एसेट में इजाफा होता है, मतलब इंक्रीज इन स्कोप है, और इंक्रीज इन स्कोप अगर स्टैंडलोन सेलिंग प्राइस पे है कि मार्केट में जो रेट चल रहे हैं उसके बेसिस पे है, तो इसे हम सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। अगर स्टैंडलोन सेलिंग प्राइस पे नहीं है तो इसे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे, और इस केस में हम लीज लायबिलिटी को रिवाइज रेट पे कैलकुलेट करेंगे और उस इंपैक्ट को हम आरओयू एसेट में भी प्लस या माइनस करेंगे। इसके अलावा कोई और मॉडिफिकेशन है, उस केस में भी हम लीज लायबिलिटी में इंक्रीज करेंगे और उसका इंपैक्ट आरओयू एसेट में दिखाएंगे। अगर कोई इंक्रीज इन स्कोप है, इंक्रीज इन स्कोप मतलब लीज टर्म बड़ी है या हमारा जो एसेट का साइज है वो बड़ा है, उसे हम इंक्रीज इन स्कोप बोलते हैं। डिक्रीज इन स्कोप हुआ है तो उस केस में हमने जो एसेट ले रखा है उसके साइज में बदलाव आएगा, या लीज टर्म है उसके पीरियड में कमी आ गई है, तो उसका इंपैक्ट सीधा सीधा हमारे पीएनएल अकाउंट पे भी पड़ेगा, और साथ में हम लीज लायबिलिटी भी रीमेजर करेंगे और आरओयू एसेट भी रीमेजर करेंगे। लीज मॉडिफिकेशन में जो खास बात ध्यान रखने वाली ये है कि इंक्रीज इन स्कोप के केसेस में हमारा इंपैक्ट सिर्फ लीज लायबिलिटी और आरओयू एसेट पे आएगा, पर जब भी डिक्रीज इन स्कोप करेंगे उसका इंपैक्ट पीएनएल पे भी आएगा और लीज लायबिलिटी और आरओयू एसेट पे तो आना ही है। ये एक बड़ा मुद्दा है जो हमें ध्यान में रखना है। ये आपको अकाउंटिंग में मदद कर सकता है कि डिक्रीज इन स्कोप के केस में हमें ध्यान रखना है कि पीएनएल भी इंपैक्ट होता है, इंक्रीज इन स्कोप के केस में पीएनएल इंपैक्ट नहीं होता है, और डायरेक्टली हम रिवाइज डिस्काउंट रेट्स पे आरओयू एसेट और लीज लायबिलिटी को ही रीमेजर करते हैं।